शव यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने 2 छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दक्यानुसी माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है। रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चले जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देखकर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए? दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी? मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ, वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं। पति हैं आप मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है। कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है। एक महीने में जितनी बिक्री होती है, एक ही दिन में आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने। बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा, तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है। मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। रात भर मिठाई बनाऊंगा, तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा। चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूं। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा, चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था, और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है? शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ 5 लोग ही थे। 4 आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था। एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई, जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई, कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है? तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई, ये आवाज। मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको।
विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है। हम 6 दोस्त थे, जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं। पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है। आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे, जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम 5 उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप 5 में मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विमल से कहता है, अरे भाई, पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। विमल सामने देखता है। उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ विमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। विमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर विमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव विमल की ही थी। पलक झपकते ही विमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है, अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए
और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है, अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ। वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा बीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है,
अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। है? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय! मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है।